नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस सीजन की पहली क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा बेसिक कंप्यूटर के बारे में। अब देखिए, जैसा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सीपीसीटी के एग्जाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, जहां पर मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको बताई है कि सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज मेरी इस सीजन की पहली क्लास है। जो लोग 7 और 8 नंबर का एग्जाम लिख रहे हैं, आप मेरे सारे के सारे वीडियो को वॉच करिए, आप सारे वीडियो देखिए, उन वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेरी जो कोचिंग है, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, मेरी जो थीम है, वो है नो कॉपी नो पेन, ओनली ब्रेन टू ब्रेन। अगर आपको सीपीसीटी का एग्जाम निकालना है तो मेरी क्लास में ना तो कॉपी लेके बैठने की आवश्यकता है, ना ही पेन लेके बैठने की आवश्यकता है। आप मेरी बातों को सुनिए, सीधे सीधे मेरी जितनी भी बातें सीपीसीटी को लेके वो आपके दिमाग के अंदर हिट करेगी। चलिए, आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक से सीपीसीटी के अंदर हर एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। आप मान के चलिए, अगर आज आप मेरी पूरी क्लास अटेंड करते हैं, मेरी पूरी लाइव क्लास को देखते हैं, तो आपके एग्जाम में 6 से 7 नंबर बड़ी आसानी से आप लोग सिक्योर कर पाएंगे। चलिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, व्हाट इज कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर। जब भी मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, अगर 5वीं का बच्चा है, 10वीं का बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, वट एवर जो भी है, आप किसी से भी पूछ ले व्हाट इज कंप्यूटर, आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलता है। आंसर मिलेगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अंग्रेजी मीडियम का होगा। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा होता है तो बोलता है कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक यंत्र है। क्या नया बता दिया आपने इसमें। मैं इस ऑफिस की बात करूं, इस मेरे ऑफिस में मेरा फैन हो गया, मेरा टीवी हो गया, मेरा रेफ्रिजरेटर हो गया, मेरा एसी हो गया, ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपने नया क्या बता दिया। लेकिन अगर आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, आप बोलोगे कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें कुछ नया नहीं है, ना ही ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट है। चलिए, मैं भी आपको डेफिनेशन पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों से बात करूं कंप्यूटर की हिस्ट्री की। कंप्यूटर की हिस्ट्री जानने से पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड होता है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है गणना करने वाला। हर एक वो डिवाइस जिसके माध्यम से आप लोग गणना कर पाओगे वो क्या कहलाएगी, कंप्यूटर कहलाती है। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या इसके अंदर इनोवेशन हुए, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले अगर मैं आप लोगों से क्लियर शब्दों में बात करूं, तो मेरे पास जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट यूजर, दूसरा कंपोनेंट हार्डवेयर, तीसरा कंपोनेंट सॉफ्टवेयर। ये तीनों मेरे नेसेसरी कंपोनेंट है और तीनों के तीनों कंपोनेंट अपना इक्वल वेटेज लेके बैठते हैं। अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना है, आपको यूजर की रिक्वायरमेंट है, आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। जब ये तीनों मेरे जो कंपोनेंट है प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो ही आप कंप्यूटर को इफेक्टिव तरीके से एक्सेस कर पाओगे। चलिए, अगर मैं पहले कंपोनेंट की बात करूं, यूजर की, तो आप सब लोगों को पता है जो व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेट करता है वो क्या कहलाएगा, यूजर कहलाएगा। यूजर मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल यूजर और दूसरा मल्टी यूजर। सिंगल यूजर की बात करूं तो जो व्यक्ति एक व्यक्ति, सिंगल यूजर का मतलब, जैसे मैं अपने मोबाइल फोन की बात करूं, हमारा मोबाइल फोन क्या होता है, सिंगल यूजर, हम एक ही व्यक्ति उसको ऑपरेट कर पाएंगे। अगर हम मल्टी यूजर की बात करें तो एक ही सिस्टम के अंदर या एक ही डिवाइस के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट हम लोग बनाते हैं। हमारा मोबाइल फोन सिंगल यूजर होता है, उसके अंदर एक ही अकाउंट होता है। लेकिन जिस कंप्यूटर पर मैं काम करता हूं, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वर्क स्टेशन हो, इनके अंदर हम एक से ज्यादा यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर, उसके अंदर कंप्यूटर, ऐसे कई सारे अकाउंट हम एक कंप्यूटर के अंदर अगर बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी यूजर कहलाएगा। यूजर 2 प्रकार के, या तो सिंगल यूजर या फिर मल्टी यूजर। चलिए, आगे मैं बात करूं हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर की अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज हार्डवेयर, आप आंसर दोगे सर जिसको छुआ जा सकता है वो क्या है, हार्डवेयर। अरे इस दुनिया में कई सारी चीजों को छू सकता हूं, तो क्या सारी हार्डवेयर होगी क्या, नहीं। हार्डवेयर का मतलब होता है वो सारी की सारी डिवाइसेस जिनका एक भौतिक ढांचा होता है, जिनका एक भौतिक स्ट्रक्चर होता है, जिनको आप छू सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। और अगर मैं आप लोगों से हार्डवेयर की बात करूं तो मेनली मैं हार्डवेयर को 3 पार्ट में कैटेगराइज करता हूं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मेनली 3 प्रकार में मैंने डिवाइड करके रखे हैं। क्या क्या, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब क्या होता है इनपुट डिवाइस, वो सारी की सारी डिवाइसेस
जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये फला फला काम करना है। वो सारी की सारी डिवाइसेस क्या कहलाएगी? इनपुट डिवाइसेस। प्राइमरी तौर पे अगर मैं बात करूं तो मेरी दो इनपुट डिवाइस होती है, एक कीबोर्ड और दूसरा माउस। ये मेरे क्या है? प्राइमरी तौर पे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब वो सारी की सारी डिवाइसेस, वो सारा का सारा मशीनरी पार्ट जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको ये फला फला काम करना है, वो सारी डिवाइसेस मेरी क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। उसके अलावा कई सारी इनपुट डिवाइस आपको स्लाइड में दिख रही है। जॉयस्टिक हमारे पास हो गया, ग्राफिक्स टैबलेट हमारे पास हो गया, ट्रैकबॉल हमारे पास हो गया, टच पैड हमारे पास हो गया, टच स्क्रीन हमारे पास हो गया, एक्सेट्रा। और इन सारे के सारे इनपुट डिवाइस की बात मैं एक एक करके आपसे करूंगा इन फ्यूचर। चलिए, अब इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया, इनपुट डिवाइस का काम तो इनपुट देना, लेकिन जब इनपुट डिवाइस से आप इनपुट दे देते हो, बीच में हमारे पास क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। आउटपुट से पहले कौन काम करेगा? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। और अगर प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है? सीपीयू। और सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर मैं आप लोगों से सीपीयू की बात करूं तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या हम सीधे शब्दों में बोलें ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और इस बार का जो क्वेश्चन था, शायद 8 तारीख का जो 18 तारीख का जो एग्जाम था, उसमें सीधे सीधे पूछा है इनमें से किसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। तो हमारे पास क्या है? सीपीयू। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है वो सारी बातें मैं सेपरेट आप लोगों से आगे करूंगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूं, फिर मैं आगे बात करूं आउटपुट डिवाइस की। आपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दिए, प्रोसेसिंग डिवाइस ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फाइनली जहां से हमें आउटपुट मिलता है वो हमारी क्या कहलाएगी? आउटपुट डिवाइस कहलाएगी। और प्राइमरी तौर पे दो हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, क्या क्या? प्रिंटर और दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? मॉनिटर। प्रिंटर और मॉनिटर हमारे पास प्राइमरी तौर पे क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। चलिए, हार्डवेयर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अगला जो मेरा कंपोनेंट है वो है मेरा सॉफ्टवेयर। अगर मैं आप लोगों से सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिनको छुआ नहीं जा सकता है। लेकिन ये किसमें होगा? आपकी लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। लेकिन व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ द कमांड। कई सारे इंस्ट्रक्शंस और कई सारे कमांड को मिला के हमारा एक प्रोग्राम बनता है, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम को मिला के फाइनली हमारा क्या बनेगा? एक सॉफ्टवेयर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने एटीएम यूज किया होगा, हाँ या ना? आप एटीएम पे जाते हो, अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, सडनली आपको एक कमांड लिखनी होती है, एंटर योर पासवर्ड। आप पासवर्ड डालते हो, आपको कई सारे कमांड मिलती है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एटीएम क्या है? सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम? एटीएम हमारा एक प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर तो किसका चल रहा है? बैंकिंग का। तो सॉफ्टवेयर का मतलब कलेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, और कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ द कमांड्स। और अगर मैं आप लोगों से सॉफ्टवेयर की बात करूं तो मेरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होंगे। क्या क्या? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर साइड से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना मेरे सिस्टम में मैंडेटरी है। अगर मेरे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर को चालू भी नहीं कर पाओगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक नया टर्म, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब मेरे जो 3 कंपोनेंट हैं, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन तीनों कंपोनेंट के बीच में जो तालमेल बनाता है वो मेरा क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। या सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो सीधा सीधा सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ओएस, और ओएस की अगर मैं बात करूं तो ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं दोबारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना हमारे कंप्यूटर में मैंडेटरी है। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। जब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो कुछ नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे। विंडोज आपने सुना है, लिनक्स आपने सुना है, यूनिक्स आपने सुना है, डोस आपने सुना है,
एंड्रॉइड आपने सुना है, आईओएस आपने सुना होगा, मैक आपने सुना होगा। ये मेरे पास क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैं क्या बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनके अलावा मेरे पास इंटरप्रीटर होता है, इनके अलावा मेरे पास कंपाइलर होता है। इंटरप्रीटर, कंपाइलर, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इंटरप्रीटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये आपको समय आने पे पता चल जाएगा। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं बात करता हूं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब मेरे पास जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, चाहे मेरा कीबोर्ड हो जाए, मेरा माउस हो जाए, मेरा प्रिंटर हो जाए, मेरा स्कैनर हो जाए, मेरी पेन ड्राइव हो जाए, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, मेरे पेरिफेरल डिवाइस। और इन पेरिफेरल डिवाइस का क्या होता है, एक ड्राइवर होता है, और उस ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। और जो हमारे डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा अगर दूसरे नाम की मैं बात करूं तो एंटीवायरस भी हमारा किस श्रेणी में आता है, एंटीवायरस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी होना या ना होना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता या यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है एंड यूजर। एंड यूजर सॉफ्टवेयर का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं दोबारा बता दूं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, विंडो मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुंडली मिलाने का सॉफ्टवेयर, टेली का सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा। कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सीधे शब्दों में वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अपने फोन में फोटो खींच लें और इसको बार बार देखिए। मैंने आपको बताया कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाला मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, एक यूजर, यूजर में दो चीजें याद रखनी है, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। दूसरा मेरे पास हार्डवेयर, हार्डवेयर के तीन पार्ट, पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में दो मेरे पास प्राइमरी डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस। प्रोसेसिंग डिवाइस की मैं बात करूं तो एक नाम आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस का मतलब जब आपने इनपुट दिया, जब आपका इनपुट प्रोसेस हुआ, फाइनली जहां से आपको आउटपुट मिलता है वो मेरा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। और प्राइमरी तौर पे मेरे पास दो आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक तो प्रिंटर और दूसरा मॉनिटर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंटर से हमेशा हमेशा आपको हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास मटेरियल होता है। और अगर मैं मॉनिटर की बात करूं, अगर मैं प्रोजेक्टर की बात करूं, तो इनसे हमेशा आपको क्या मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर और मॉनिटर में जो मेजर डिफरेंस है, प्रिंटर हमेशा आपको हार्ड कॉपी देता है, मॉनिटर हमेशा आपको क्या देगा, सॉफ्ट कॉपी देगा। फिर मैंने आप लोगों से बात करी सॉफ्टवेयर की, और मैंने सॉफ्टवेयर का मतलब बताया कलेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आया व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब सेट ऑफ द रूल्स, या फिर सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, या फिर सेट ऑफ कमांड। ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस और कमांड को मिला के एक प्रोग्राम बनता है, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम को मिलके हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, मेरे जो तीन कंपोनेंट है, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मेरे जो बेसिक तीन कंपोनेंट होते हैं, इनके बीच में तालमेल बना के रखना। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों के बीच में सामंजस्य नहीं बना पा रहा है तो क्या समस्या आएगी। आप लोगों ने देखा है, कई बार बोलते हो फोन हैंग हो गया, कई बार आप लोग बोलते हो सर सिस्टम हैंग हो गया। क्यों हैंग हो रहा, क्योंकि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किससे मैं पहले एग्जीक्यूट कराऊं और कौन सी ऑपरेशन को मैं वेटिंग क्यू में रखूं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, हैंग होता है, या नॉर्मली आप लोग बोलते हो डेडलॉक लग गया। व्हाट इज डेडलॉक,
डेडलॉक का मतलब एक ही रिसोर्स था, मल्टीपल प्रोसेस उस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करती है और कोई भी उस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, हैंग होगा। उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। मेनली 3 टर्म होते हैं, कॉन्वे इफेक्ट, स्टारवेशन और हमारा होता है डेडलॉक। मैं क्या बता रहा हूं, मेनली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जब भी डेडलॉक की बात आती है तो डेडलॉक की कहानी से पहले मुझे पता होना चाहिए कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है, मुझे पता होना चाहिए स्टारवेशन क्या होता है और फिर मुझे पता होना चाहिए डेडलॉक क्या होता है। अगर मैं डेडलॉक की बात करूं, चलो छोटी सी कहानी में आप लोगों को सुनाता हूं। क्या होता है, एक बार लखनऊ स्टेशन पे 2 नवाब यात्रा करते हैं। मतलब लखनऊ की कोई ट्रेन थी और वो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में 2 नवाब बैठे थे। सडनली ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे रुकती है, दोनों नवाब नीचे उतरते हैं, बाकायदा पान खाते हैं, फिर ट्रेन हमारी क्या है, चलने लगती है, मतलब चलने वाली होती है। लेकिन दोनों नवाब एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। पहला बोलता है नवाब साहब आप, दूसरा बोलता है नहीं नवाब साहब पहले आप चढ़िए। और वो नवाब साहब करते करते पहला नवाब साहब, दूसरा नवाब साहब, और क्या होता है, ट्रेन हमारी निकल जाती है। दोनों नवाब साहब चढ़ नहीं पा रहे। क्या हो रहा है, मतलब जो रिसोर्स था उसका आपने यूटिलाइज ही नहीं कर पाया। कहने का मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी तो हमारे सिस्टम में क्या लगेगा, डेडलॉक लगेगा। मैंने आपको बताया डेडलॉक से पहले आपको पता होना चाहिए स्टारवेशन या फिर कॉन्वे इफेक्ट। डेडलॉक का मतलब होता है कोई प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम, हमें नहीं पता कब खत्म होने वाली है। अगर कोई प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम वेट करती है तो क्या कहलाता है, डेडलॉक। और अगर वो फाइनाइट टाइम मतलब एक फिक्स टाइम के बाद वो प्रोसेस हमारी काम करेगी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टारवेशन कहलाता है या फिर कॉन्वे इफेक्ट। कॉन्वे इफेक्ट का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी नेता वगैरह का काफिला निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्री जी का कॉन्वे निकल रहा है। और जब मंत्री जी का कॉन्वे निकलता है तो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वे इफेक्ट। कंप्यूटर में क्या होगा, अगर कोई हमारे पास ऐसी प्रोसेस है, कोई ऐसी प्रोसेस है जिसकी हाई प्रायोरिटी है, तो हमारी जो दूसरी प्रोसेस होती है जिनकी ज्यादा प्रायोरिटी हाई नहीं है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और जो हाई प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाई थी वो क्या करेगी, वहां से ट्रबल करती है जब दूसरी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होगी। इसको हम बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट। कॉन्वे इफेक्ट के बाद होता है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब जहां पार्शलिटी की जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी दैनिक लाइफ की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी बैंक में गए और आपका कोई परिचित काम करने वाला है तो वो क्या करेगा, आपका काम पहले कर देगा, जबकि सारे लोग क्यू में खड़े थे, आपका नंबर तो बाद में था, फिर भी वो पार्शलिटी करके आपको क्या कर देता है, पहले आपका काम कर देता है। कंप्यूटर में भी कई सारी ऐसी प्रोसेस होती है जो पार्शलिटी हम उनको पहले एग्जीक्यूट कराते हैं, वो हमारा कहलाता है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब जहां पर पार्शलिटी हो। और तीसरा मैंने क्या बताया, डेडलॉक, है ना। पहले होता है कॉन्वे इफेक्ट, फिर होता है स्टारवेशन और एट लास्ट हमारे पास क्या होगा, डेडलॉक, कोई भी रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पा रहा है। चलिए, तो मैंने बात की सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम 3 कंपोनेंट, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन तीनों के बीच में तालमेल बनाकर रखना। और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीनों के बीच में तालमेल नहीं बना पा रहा है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या लग गया, उसके अंदर या तो कॉन्वे इफेक्ट आ गया या नॉर्मली बड़े शब्दों में मैं बात करूं तो डेडलॉक लग गया। चलिए आगे मैं आप लोगों से बात करता हूं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। और मैंने आप लोगों से बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर मेनली 2 चीजें आती है। क्या क्या, एक आता है हमारा एंटीवायरस और दूसरा हमारा क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर। अब एंटीवायरस की आवश्यकता कब पड़ती है, अगर मेरे सिस्टम में वायरस आ जाए तो उन वायरस को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं। और एंटीवायरस क्या करेगा, जो वायरस है उसको हमारे सिस्टम से निकाल देता है। एग्जाम में पूछा जाता है वायरस का फुल फॉर्म। वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा, वी मतलब वाइटल, आई मतलब इंफॉर्मेशन, आर मतलब रिसोर्स, यू मतलब अंडर, एस मतलब सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल, इंफॉर्मेशन, अंडर, रिसोर्स, सीज। आगे एक सेपरेट क्लास में लूंगा वायरस की, जिसमें मैं काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर मैं पहले वायरस की बात करूं तो पहला वायरस था हमारे पास क्रीपर। पहले वायरस का नाम क्या है, क्रीपर, या फिर कई बार बोला जाता है सी ब्रेन। सी ब्रेन हमारे डॉस का पहला वायरस था। और अगर मैं आप लोगों से इंडिया के पहले वायरस की बात करूं तो वो है हमारा हैप्पी बर्थडे जोशी। ये हमारे क्या है, कंप्यूटर वायरस के नाम है।
इन वायरस को रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। एंटीवायरस क्या होता है, कौन सी कंपनी बनाती, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो फिर मैंने आप लोगों से बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और मैंने आप लोगों को बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एंड यूजर सॉफ्टवेयर। वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं, दोबारा आप लोग देख रहे होंगे मेरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर बात आपसे करूं तो एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है मेरे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फर्दर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट मेरे पास जीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया एग्जाम में, आप इसको रट लो, याद कर लो, लिख लो। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा मेरे पास क्या है, सीयूआई। सीयूआई का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दो प्रकार के हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, या तो जीयूआई या फिर सीयूआई। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई का मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीयूआई की बात करूं, डॉस, डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या मैं बात करूं यूनिक्स की, या मैं बात करूं लाइनेक्स की। हमारे जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं ये यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं। इन पे वही व्यक्ति काम कर पाता है जिसको कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान हो, या जो पढ़ा लिखा हो, या जिसको कमांड लिखना आती हो, वही व्यक्ति सीयूआई पे काम कर पाएगा। और सीयूआई में क्या याद रखना है, डॉस की हम बात करें, यूनिक्स की हम बात करें, लाइनेक्स की बात करें, ये कैसे होते हैं, सीयूआई होते हैं। चलिए अगर मैं आपसे जीयूआई की बात करूं तो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जीयूआई को भी फर्दर मैं दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं। एक हमारे पास है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन। अगर मैं डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की बात करूं या मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा विंडोज कंप्यूटर। क्या सुना है आप लोगों ने, विंडोज कंप्यूटर। कौन बनाता है विंडोज कंप्यूटर, विंडोज कंप्यूटर हमारा बनाता है माइक्रोसॉफ्ट। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम के अंदर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो ये कौन बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का नाम क्या है, बिल गेट्स। आगे आप लोग नाम देख रहे होंगे, उबंटू एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या जीनोम आप लोग देख रहे होंगे, आपने इंटरप्रेटर देखा होगा, आपने लाइनेक्स देखा होगा, आपने यूनिक्स देखा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हमारा लाइनेक्स और यूनिक्स तो क्या है, सीयूआई के अंदर आता है, लेकिन लाइनेक्स और यूनिक्स जीयूआई को भी सपोर्ट करता है। ये जो जीयूआई इंटरफेस है ये भी हमारा लाइनेक्स और यूनिक्स सपोर्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि लाइनेक्स यूनिक्स क्या है तो आप लगाना लाइनेक्स यूनिक्स जीयूआई एज वेल एज सीयूआई दोनों को हमारा वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आगे मैं आप लोगों से बात करूं मोबाइल फोन के केस में, तो मोबाइल फोन में आप लोगों ने देखा वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा किसका है, गूगल का। किसने बनाया, कई बार एग्जाम में पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ एंड्रॉइड। एक नाम याद रखिएगा, एंडी रोबिन। किसने बनाया एंड्रॉइड, एंडी रोबिन। आगे अगर मैं बात करूं एप्पल आईओएस। आईओएस क्या है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं आपके पास एप्पल का फोन है तो उसके अंदर क्या होता है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं विंडोज की बात करूं, अगर मेरा जो फोन है तो उसमें क्या होता है, मोबाइल फोन के लिए भी जो माइक्रोसॉफ्ट या नोकिया जो कंपनी थी बाद में क्या हो गई माइक्रोसॉफ्ट, और उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था वो क्या था हमारे पास, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसे कई सारे मोबाइल के भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप लोग बात करें ब्लैकबेरी की, हम बात करें फायरफॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैं बात करूं पॉम ओएस वेब ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये हमारे लिए होते हैं स्मार्टफोन के लिए। डेस्कटॉप में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, विंडोज, या मैं एप्पल के कंप्यूटर की बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। मैक किसने बनाया, एप्पल ने। एप्पल के फाउंडर का नाम स्टीव जॉब्स। ये आप याद रखिएगा कुछ चीजें। चलिए अब दोबारा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बात करी, या दो प्रकार के, या तो जीयूआई या फिर सीयूआई। जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई का फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एग्जांपल डॉस। डॉस हमारे पास जो होता है वो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस के अलावा जितने भी मेरे पास होते हैं, मैं लाइनेक्स की बात करूं, मैं यूनिक्स की बात करूं, मैं विंडोज की बात करूं, ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, ये मेरे होते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो डेस्कटॉप, या हम बात कर ले हमारे विंडोज की, या हम बात कर ले हमारे कंप्यूटर की, उनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। अगर मैं फोन वगैरह की बात करूं तो मैं उनको बोलता हूं स्मार्टफोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके नाम मैंने बताए हैं। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन, या फिर हम लोग यूज करते हैं आईओएस। एंड्रॉइड किसने बनाया है? गूगल ने। एंड्रॉइड जिसने बनाया उसका नाम क्या है? एंडी रॉबिन। एप्पल किसने बनाया है? एप्पल अरे सॉरी, मोबाइल फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईओएस। और एप्पल के फाउंडर का नाम क्या है? हमारा स्टीव जॉब्स। उसके अलावा भी कई सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है? हमारा एंटीवायरस, या दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? एंटीवायरस के अलावा मैंने आपको बताया डिवाइस ड्राइवर, या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, या डिस्क मैनेजमेंट टूल, कंप्रेशन टूल, डिस्क क्लीनअप टूल, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, बैकअप यूटिलिटी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो प्रकार है जिसमें मैं बात करता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट, या हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जहां आप बात करते हो पावर पॉइंट की, जहां हम बात करते हैं वर्ड की, जहां हम बात करेंगे एक्सेल की या आउटलुक की, और सेपरेट मैं सब आपको इन फ्यूचर पढ़ाने वाला हूँ। म्यूजिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग बात करते हैं विंडो मीडिया प्लेयर की, हम लोग बात करते हैं बीएलसी मीडिया प्लेयर की। अगर रियल ऑनलाइन कम्युनिकेशन में मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं स्काइपे की, मैं बात करता हूं गूगल मीट की, मैं बात करता हूं जूम की, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें हमने देखी होगी। अगर मैं ब्राउजर की बात करूं तो हम बात करते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर की, हम बात करते हैं सफारी की, हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की, या आज के टाइम में बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो ब्राउजर आता है उसका नाम क्या है? बताइए। आज के टाइम में जो हमारे नए ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 10 के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उनमें हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एज। याद रखिएगा, अगर वो पूछे कि विंडोज 10 या विंडो 11 में बाय डिफॉल्ट जो हमारा वेब ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को बताना है माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले क्या आता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। चार ऑप्शन होंगे, पहले लिखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरे नंबर पे लिखा होगा बर्ड एक्सप्लोरर, तीसरे पे लिखा होगा गूगल क्रोम, चौथे पे लिखा होगा सफारी। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, कई सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आते हैं। ठीक है, चार नाम मैंने आपको बताए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा नाम मैं आपको क्या बता रहा हूं? दूसरा नाम मैंने आपको बताया विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर हमारा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, बाकी जितने भी नाम मैंने लिए थे वो सारे के सारे इंटरनेट ब्राउजर होते हैं। एक्सप्लोरर से कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सप्लोरर दो जगह हम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर, दोनों अलग अलग कहानी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा वेब ब्राउजर होता है, विंडोज एक्सप्लोरर एक अलग चीज है जिसकी बात मैं आगे करूंगा। चलिए, फिर हमने देखा सफारी, हमने देखा फायरफॉक्स, आपने देखा होगा यूसी ब्राउजर। अलग अलग ब्राउजर है, कई सारे ब्राउजर है। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने आपसे बात करी यूटिलिटी में क्या आता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस की कहानी कब होती है? जब मेरे सिस्टम में क्या आ जाए? वायरस आ जाए। वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, नाम क्या है मेरे पास? क्रीपर सिस्टम। क्या नाम है इसका? या इसको बोलते हैं जीपर्स क्रीपर। इट्स अ बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब WORM, बॉम्ब का मतलब होता है राइट बंस, लिखा एक बार, रीड मैनी, पढ़ बार बार रहे हो। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपकी पेन ड्राइव में आप किसी नाम से फोल्डर बनाते हो, जब उस फोल्डर को ओपन करते हो तो उसी नाम का एक और फोल्डर बन जाता है, फिर उस फोल्डर को ओपन करते हो तो फिर एक और फोल्डर बन जाता है। जब भी इस तरह की समस्या आए तो आप मानिएगा आपकी पेन ड्राइव में क्या लग गया है? वायरस लग गया है। और उस वायरस को रिमूव करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने तीन नाम यहाँ पे लिखे हैं, पहला कंप्यूटर वायरस, क्रीपर सिस्टम या जीपर्स क्रीपर हम उसको बोलते हैं, या मैं बात करूं फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS DOS, क्या नाम लिखा है मैंने? ब्रेन। या मैं इंडियन वायरस की बात करूं तो मैंने क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे जोशी। चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को यूजर के बारे में पता है, आपको हार्डवेयर के बारे में पता है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में पता है।
आगे मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं कंप्यूटर फंडामेंटल या कंप्यूटर बेसिक की मैं बात करूं तो मैंने बताया कंप्यूटर का मतलब क्या है। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब है गणना करने वाला। अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं, हिस्ट्री में कुछ याद नहीं रखना है, हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए पहला कंप्यूटर किसने बनाया या हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और आपको याद रखना है पहला जो कंप्यूटर वो किसने बनाया है, चार्ल्स बाबेज। और चार्ल्स बाबेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ दी कंप्यूटर। कब बना था, कब बनाया उन्होंने, कब इन्वेंट किया था, 1837। अब जिस कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए, प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी की सारी बातें मैं आगे की स्लाइड में आपसे करूंगा। तो हिस्ट्री की मैं बात करूं, एक नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स बाबेज। एक क्वेश्चन और आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ मैकेनिकल प्रिंटर। देखिए मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर किसने बनाया था, तो फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटर भी किसने बनाया है, चार्ल्स बाबेज ने बनाया है। चलिए, तो हिस्ट्री में सिर्फ एक नाम आपको याद रखना है। हिस्ट्री के बाद मैं आपसे बात करूंगा जनरेशन की, तो जनरेशन में क्या है क्या नहीं मैं आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उससे पहले हिस्ट्री की हम बात करें, 4000 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा एक एबिस्कस। एबिस्कस क्या होता है, आप लोगों ने देखा है ना, जो बच्चों की एक स्लेट होती है जिसमें एक ऐसी लाइनें बनी होती है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जैसे बच्चे खेलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग। काउंटिंग खेलने वाला कोई डिवाइसेस, बच्चों की एक स्लेट जैसा कुछ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको आगे की स्लाइड में उसका पिक्चर दिखा दूंगा। चलिए, एबिस्कस क्या था, पहला कंप्यूटर, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करते थे, गणना करते थे। फिर नेपियर बोन्स है, डिफरेंशियल इंजन है, यहाँ से कुछ आने वाला नहीं, आपको तो सिर्फ एक नाम याद रखना है, चार्ल्स बाबेज, चार्ल्स बेबेज। चलिए, इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं आप लोगों से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मेरे पास दो चीजें होती है। अगर मैं आप लोगों से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो मेरे पास दो कैटेगरी होगी, क्या क्या, पहला है मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। अगर डेटा हैंडलिंग की हम बात करें, डेटा को किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब क्या होगा, जो डेटा को कंटिन्यूअस प्रोसेस करे वो क्या कहलाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। एग्जांपल की मैं बात करूं तो आपने आपकी गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर देखा होगा या मरकरी थर्मामीटर देखा होगा या कहीं भी आप कोई स्पीडोमीटर देखिए, वो सब किसके एग्जांपल होते हैं, वो सारे के सारे एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर के। अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करूं तो आज के टाइम में जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका पीडीए, आपका टैबलेट, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस नहीं करते हैं, हम डेटा को डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोसेस करते हैं, 0 1 के फॉर्म में प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो हमारा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, हमारे एनालॉग के फीचर्स भी होते हैं, हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स भी होते हैं। और रिसेंटली जो 18 तारीख को पेपर था उसमें पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स को हम शामिल करते हैं, और आंसर क्या है इसका, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हमारे क्या होते हैं, फास्ट लाइक एन एनालॉग और एक्यूरेसी लाइक डिजिटल कंप्यूटर। कहने का मतलब मेरा जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये फास्ट होता है लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं होता है, उतनी एक्यूरेसी में वो काउंट नहीं करेगा। मेरा डिजिटल कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं होगा लेकिन इसके अंदर क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। और हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर ये फास्ट भी होता है, इसके अंदर एक्यूरेसी भी होती है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं हाइब्रिड कंप्यूटर की, कहां देखा आप लोगों ने, आप सब लोगों ने अपनी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में डेली हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं। कहां, आप लोग पेट्रोल पंप पे जाते हो, आप बोलते हो भैया 100 रुपए का पेट्रोल दे दो, वो पहले क्या लिखता है, 100 लिखता है, क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर। फिर जो आपने लिखा उससे उतना कैलकुलेट होकर पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल दिया जाता है, मतलब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। तो जो पेट्रोल पंप पे जो मशीन लगी होती है वो किसका एग्जांपल है, हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल होता है। तो चलिए, मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मैं दो कैटेगरी बता रहा हूं। पहली कैटेगरी मैंने बताई डेटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग, और जब मैं डेटा हैंडलिंग की बात करता हूं तो डेटा हैंडलिंग में मेरे पास तीन प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, एनालॉग फास्ट होगा, डिजिटल एक्यूरेट होगा, हाइब्रिड क्या होगा, फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट दोनों होगा। एग्जांपल क्या है, एनालॉग में स्पीडोमीटर,
डिजिटल में हमारे पास क्या होगा, हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, व्हाटएवर जो जो आप यूज कर रहे हैं वो सब किसके अंदर आ रहा है आज के टाइम में, डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड की मैं बात करूं, कहां देखा है आप लोगों ने, पेट्रोल पंप पे आप लोगों ने देखा होगा, आप जितने का पेट्रोल डलवाते हो वो उतना नंबर इंटर करता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आपकी गाड़ी में पेट्रोल आ जाता है। वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर का। चलिए अगले टाइप की मैं बात करूं तो अगले टाइप में हम बात करते हैं साइज के अकॉर्डिंग। और साइज के अकॉर्डिंग मैंने कंप्यूटर को 5 कैटेगरी में बांट के रखे हैं। कितनी कैटेगरी, साइज के अकॉर्डिंग मैंने कंप्यूटर को 5 कैटेगरी में बांट के रखा है। और वो 5 कैटेगरी क्या क्या है, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर में याद क्या रखना है, माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर होते हैं। कैसे होंगे, सिंगल यूजर। हमारा मोबाइल फोन जो हमारा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड, इसके अंदर एक ही अकाउंट होता है, एक से ज्यादा अकाउंट आप लोग नहीं बना पाते हैं। तो हमारा जो मोबाइल फोन है ये किसका एग्जांपल है, माइक्रो कंप्यूटर का। ये हम बात करें सिंगल यूजर। अगर मैं मिनी कंप्यूटर की बात करूं तो मिनी कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, मिड रेंज कंप्यूटर, या फिर हम इसको बोलते हैं मल्टी यूजर। नाम याद क्या रखना है, एग्जाम में पूछे कि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कितने यूजर, तो आप बोलोगे सिंगल यूजर। अगर आपसे वो पूछे मिनी कंप्यूटर के अंदर कितने यूजर, तो आपको बताना है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर का मतलब जहां पर एक से ज्यादा यूजर हमारे होते हैं वो क्या कहलाएगा, मल्टी यूजर। आगे मैं बात करूं मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक मेन कंप्यूटर होता है, बाकी सब उसके ऑर्डिनेट होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे पास 100 कंप्यूटर है, उसमें से मैं किसी एक को मेन बना रहा हूं और बाकी सबको उसके सपोर्टिंग में काम करा रहा हूं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन आपको मेन फ्रेम से भी सारी कहानी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है हमारे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे कैसे होंगे, मल्टी यूजर। आगे मैं आप लोगों से बात करूं सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर क्या है, बिगेस्ट कंप्यूटर, फास्टेस्ट कंप्यूटर। हमारे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये जो सुपर कंप्यूटर है किसने डेवलप किया, पहला जो सुपर कंप्यूटर वो डेवलप किया था रोजर क्रे ने। कब, 1976। ये नाम याद रखना है। पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000। एक नाम आपको और याद रखना है, पहला हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो हमारा है परम 8000। चलिए रिसेंटली इंडिया के अंदर 2 और सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुए हैं। एक लगाया गया है IISc बेंगलोर और एक लगाया है हमारा गुजरात में। एक का नाम है अनंत बेगा और दूसरे का परम आप लोग दोनों के नाम गूगल पे सर्च कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइएगा। हालांकि अगली क्लास में दोनों के नाम में बताऊंगा, परम बेगा और एक हमारे पास अनंत। ये 2 नए सुपर कंप्यूटर है, एक हमारा लगा है गुजरात में, एक हमारा लगा है IISc बेंगलोर में। अगर आपको नाम पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए तो सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं, बिगेस्ट है, फास्टेस्ट है, कैसे होंगे, मल्टी यूजर होंगे। चलिए आगे मैं बात करूं वर्क स्टेशन की, तो वर्क स्टेशन भी हमारा कैसा होता है, पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही होता है। और हमारा जो वर्क स्टेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूजर। इस पूरी स्लाइड से आपको याद रखना है, माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर, मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर, मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर, सुपर कंप्यूटर बिगेस्ट और फास्टेस्ट। किसने बनाया, पहला रोजर क्रे ने। इंडियन सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, मैंने आपको बताया परम 8000। रिसेंटली 2 नए सुपर कंप्यूटर आए हैं, एक लगा है बेंगलोर में, एक लगा है गुजरात में। दोनों के नाम क्या है, आपके लिए असाइनमेंट है, आप सर्च करके मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख के बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अदरवाइज मैं अगली सीरीज में अगला जो लेक्चर होगा उसमें दोनों सुपर कंप्यूटर के नाम आपको बताने वाला हूं। फिर मैंने बात की आपसे वर्क स्टेशन की, और मैं आप लोगों से बात करूं वर्क स्टेशन, तो वर्क स्टेशन क्या होता है, हमारे पास सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। मैंने कंप्यूटर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला मैंने किया था डाटा हैंडलिंग, या डाटा को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, उसमें हमने 3 चीजें देखी। पहला एनालॉग, दूसरा हमने डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। दूसरा मैंने साइज के अकॉर्डिंग बात की, तो साइज के अकॉर्डिंग मेरे पास कंप्यूटर के 5 तरीके होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हमारा वर्क स्टेशन। याद क्या रखना है, जो मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है, इस प्रेजेंटेशन में जो जो चीजें हाईलाइट है या जो अलग कलर से आपको दिख रही है वो सारे टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे मैं आप लोगों से बात करूं, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको हिस्ट्री बताई, मैंने आपको कंप्यूटर के प्रकार बताए। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं बूटिंग की। बूटिंग का मतलब क्या है, जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो आपका जो स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग करना। बूटिंग का मतलब, बूटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो, बंद करने के बाद
जब आप चालू करते हो, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो उसकी मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं होता। मेमोरी का मतलब प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या है, टर्टरी क्या है, आगे बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना आप याद रखो, जब मेरा कंप्यूटर बंद होता है तो मेरी जो प्राइमरी मेमोरी है, मेरी जो रैम है, उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता है। जब कंप्यूटर को आप ऑन करते हो, पावर प्लग से दो बटने ऑन करते हो, सीपीयू का बटन ऑन करते हो, तो हमारी जो रोम होती है, रोम से डेटा कहां पर जाता है, रोम से पहले डाटा हमारे पास जाएगा रैम में, और सेकेंडरी मेमोरी से भी कुछ डाटा रैम में उठ के जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस का मतलब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना। और जब बूटिंग प्रोसेस होती है तो हमारे जो पेरिफेरल डिवाइस है वो बायोस ऑपरेशन के थ्रू क्या करते हैं, हमारे जागते हैं या वो रोम के अंदर लोड होंगे। ठीक है, वो रैम के अंदर लोड होते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी मेमोरी में वो सारी चीजें हमारी लोड होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस। और हमारी बूटिंग प्रोसेस की मैं बात करूं, क्वेश्चन आता है कितने प्रकार की बूटिंग, दो प्रकार की बूटिंग। क्या क्या, एक कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का नाम क्या है, हार्ड बूट। कोल्ड बूट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड बूट। अगर मैं वार्म की बात करूं तो वार्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बूट। कोल्ड बूटिंग का दूसरा नाम क्या है, हार्ड बूट। वार्म बूट का दूसरा नाम क्या है, सॉफ्ट या हॉट, HOT, हॉट। ठीक है, कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर बंद होता है, आप कंप्यूटर को पहली बार चालू करोगे, कौन सी बूटिंग होगी, कोल्ड बूटिंग। कहने का मतलब मेरा कंप्यूटर बंद था, मेरा कंप्यूटर शट डाउन था, और उस कंप्यूटर को मैं चालू करता हूं तो हमेशा जो बूटिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोल्ड, या हम उसको बोलते हैं हार्ड बूट। ठीक है, लेकिन आपका कंप्यूटर चालू था, कई बार आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, या कई बार आप सिस्टम को क्या करते हैं, रीबूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो और आपको बोलता है कि आप इसको रीस्टार्ट कर लो, तो जब भी सिस्टम रीबूट होगा या हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वार्म बूट या फिर सॉफ्ट बूट। व्हेन वी स्टार्ट अवर कंप्यूटर, या हम उसको रीस्टार्ट करें या हम रीबूट करें, हमेशा क्या होगा, वार्म बूटिंग। और इसके लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, CTRL प्लस अल्टर प्लस डिलीट से हम लोग क्या कर लेते हैं, कंट्रोल और डिलीट तीनों के साथ दबाएंगे तो हम वार्म बूटिंग करते हैं हमारे सिस्टम की। ठीक है, चलिए, तो बूटिंग आपको पता है, बूटिंग क्या होती है मैंने अभी समझाया। बूटिंग दो प्रकार की, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। याद क्या रखना है, शट डाउन करना। अगर सिस्टम पहली बार चालू हो रहा है या शट डाउन करके आप चालू करेंगे तो क्या होगा, कोल्ड बूटिंग। आपका सिस्टम ऑलरेडी चालू है और अगर आप उसको रिबूट करते हैं तो क्या बोलेंगे, वार्म। याद किसे रखो, कोल्ड। शट डाउन में डी आता है, यहाँ भी डी आ रहा है, मतलब क्या हो गया, कोल्ड बूटिंग। वार्म के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, आर। आर मतलब रीस्टार्ट। और जब बार बूटिंग की हम बात करते हैं तो बार बूटिंग में क्या होता है, रीस्टार्ट। इस तरीके से याद रख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोल्ड बूटिंग क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है वार्म बूटिंग क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन था व्हाट इज बूटिंग। तो कंप्यूटर को इनिशियली चालू करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। जैसे ही आप सिस्टम को बूट करते हो, आप कंप्यूटर को चालू करते हो, सबसे पहले क्या होता है, आपका कंप्यूटर ऑन होता है, पावर ऑन होता है। और जैसे ही पावर ऑन होगा, पावर ऑन पे हमारे पास एक ऑपरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑपरेशन। और पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही आपने वो चालू किया, आपकी कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होती है, पोस्ट ऑपरेशन हमारी परफॉर्म होती है। और पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कहाँ होती है, एक हार्डवेयर है, एक हमारे पास SMPS होता है। SMPS का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। हमारा जो CPU है, CPU के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसको हम बोलते हैं SMPS। SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या होता है, कैसे काम करता है, आगे मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप की, मतलब बूटिंग की जो स्टेप है, 6 स्टेप मेरे पास होती है। पहले स्टेप स्टार्टअप, चालू कर रहा हूं। फिर हमारे पास दूसरी स्टेप में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेशन हमारी परफॉर्म होती है। पोस्ट ऑपरेशन के बाद हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके अंदर आएगा, मेन मेमोरी। मैंने क्या बताया है कि जब कंप्यूटर बंद होता है तो मेन मेमोरी के अंदर कुछ भी नहीं होता है। मेन मेमोरी का मतलब रैम के अंदर कोई भी चीज हमारी नहीं है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेकेंडरी मेमोरी से कहां पर आता है, रैम के अंदर आता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद हमारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, मतलब जितने भी मेरे ड्राइवर है वो सारे के सारे ड्राइवर किसके अंदर आएंगे, मेन मेमोरी के अंदर आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इस स्टेप में क्या हो रहा है, ड्राइवर आर लोडेड इनटू मेन मेमोरी। ड्राइवर आर द प्रोग्राम दैट हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस। ड्राइवर क्या होते हैं,
जो मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, इनको मिला के मेरा क्या बनता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, पेरिफेरल डिवाइसेस जब पहली बार मेन मेमोरी या रैम के अंदर आते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। चलिए उसके बाद में बात करूं लोडिंग सिस्टम यूटिलिटी। लोडिंग सिस्टम यूटिलिटी का मतलब मेरे सिस्टम का जो यूटिलिटी होती है, बेसिक जो फंक्शन होते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल करना, एंटीवायरस काम करना, ये सब किसके अंदर आता है, लोडिंग सिस्टम यूटिलिटीज। और एट लास्ट हम लोग बात करते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन। मतलब अगर आपने आपके कंप्यूटर के अंदर कोई यूजर बना रखा है, आप लोग पासवर्ड डालते हो और उसके बाद हमारा सिस्टम क्या होता है, अगर आपने पासवर्ड सही डाला, लॉगिन आईडी आपका सही था, करेक्टली पासवर्ड आप डालते हो तो आपका सिस्टम चालू हो जाता है। पहले आप लोगों ने देखा होगा बूटिंग प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता था जब हम लोग नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज करते थे। आजकल हम लोग क्या यूज करने लगे, SSD। SSD का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। लेकिन आजकल वही हार्ड डिस्क हमें किस फॉर्म में भी मिलने लगी है, SSD के फॉर्म में। और SSD क्या करता है, उस बूटिंग प्रोसेस को बहुत जल्दी परफॉर्म करता है। विद इन अ सेकेंड SSD हमारे सिस्टम को बूट कर देता है। चलिए आजकल हम हमारे लैपटॉप वगैरह में क्या लगवाते हैं, SSD लगवाते हैं। क्या होता है उसकी बात भी मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा। तो मैंने आपसे बात करी बूटिंग क्या है, बूटिंग दो प्रकार की, वार्म बूटिंग या दूसरा मैंने आपसे क्या बात करी, कोल्ड बूटिंग। फिर मैंने बताया बूटिंग में कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप। पहला स्टेप है स्टार्टअप स्टेप, दूसरा बायोस। बायोस के कहां पर होता है, सीमोस बैटरी के अंदर। बायोस बेसिकली एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। बायोस की सेपरेट बात मैं आप लोगों से बात करूंगा, सीमोस की बात करूंगा मैं आपसे आगे, SMPS की बात करूंगा। लेकिन बूटिंग प्रोसेस में 6 स्टेप, पहला स्टार्टअप, दूसरा पोस्ट ऑपरेशन या बायोस बोल लो उसको, तीसरा लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा जो ऑपरेशन है वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मेरे पेरिफेरल डिवाइसेस के जितने भी ड्राइवर हैं वो सब कहां पर आ रहे हैं, मेन मेमोरी। और जब भी मैं मेन मेमोरी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं रैम के बारे में। उसके बाद लोडिंग सिस्टम यूटिलिटी, मतलब हमारे जो एंटीवायरस है, वॉल्यूम कंट्रोल है, या जितनी भी यूटिलिटीज है वो सारी की सारी हमारी मेन मेमोरी में लोड होती है। किसके अंदर, लोडिंग सिस्टम यूटिलिटी। और एक लास्ट स्टेप हमारे पास जो होती है वो क्या कहलाएगी, यूजर ऑथेंटिकेशन। यहाँ में क्या क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग हमारे कंप्यूटर में यूजर नेम को सिलेक्ट करते हैं, हमारा पासवर्ड सही डालते हैं, सही अगर डालते हो तो आपका सिस्टम चालू हो जाता है। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सी बूटिंग की स्टेप नहीं है। आप याद रखो बूटिंग के अंदर टोटल कितने स्टेप, 6 स्टेप। पहले कंप्यूटर चालू किया, फिर पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुई, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में आया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे सारे डिवाइस ड्राइवर मेमोरी में आए, उसके बाद उसकी यूटिलिटीज थी वो आई, और एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं 6वें स्टेप में, यूजर ऑथेंटिकेशन। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। 2 मिनट का मैं 2 सेकंड का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं पानी पी के फिर आप लोगों से कंटिन्यू बात करता हूँ। चलिए इतनी बात आपको याद होगी तो आगे मैं बात करूंगा जनरेशन की। चलिए मेनली, सॉरी डिस्टर्ब के लिए, मेनली अगर मैं आप लोगों से जनरेशन की बात करूं तो कंप्यूटर के अंदर 5 जनरेशन होती है। और आप मान के चलिए 90% केसेस में यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, पहले तो आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन। टोटल कितनी जनरेशन, 5 जनरेशन। पहले आपको याद रखना है टाइम पीरियड। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, 1946 से 1959, लगभग आजादी के समय से हमारी क्या आई, फर्स्ट जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में याद क्या रखना है, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी उसको हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब। और फर्स्ट जनरेशन में लैंग्वेज कौन सी थी हमारे पास, लो लेवल लैंग्वेज। जब मैं लैंग्वेज की बात करूं तो मेनली 5 तरीके की लैंग्वेज आपको मैं पढ़ाऊंगा। एक हो गया लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा हो गया मार्कअप लैंग्वेज, चौथा हो गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या पांचवा हम बात करें मिडिल लेवल लैंग्वेज, या हम बात करें असेंबली लैंग्वेज। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, जब मैं लैंग्वेज की बात करूं तो 5 चीजें मेरे दिमाग में आती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, या फिर हम क्या बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या फिर मार्कअप लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज में तो आपको क्या दिख रहा है, मशीन लैंग्वेज। और हमारी जो मशीन है इसको क्या समझ में आता है, इसको सिर्फ 2 ही चीजें पता है, 0 और 1, यही इसके माए बाप है। ना इसको एफ आर एप्पल आता है, ना इसको आ से अनार आता है। ये सिर्फ किस पे काम करता है, 0101 पे ही काम करता है। याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में आया क्या, वैक्यूम ट्यूब। टाइम पीरियड क्या है,
1946 से 1959। लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? मशीन लैंग्वेज। मेमोरी के तौर पे हमने क्या यूज किया था? पंच कार्ड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी यूज की गई उसका नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा पंच कार्ड। स्पीड क्या है उसकी? माइल सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनके नाम क्या है, तो आप लोग देख रहे होंगे एनिक। और एनिक से आप याद रखिएगा एग्जाम में एनिक का फुल फॉर्म पूछा जाता है। एनिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे मैं बात करूं ईडीवेक, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा मेरे पास है यूनिवेक, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये हमारा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। नाम याद रखिएगा एनिक का फुल फॉर्म, एडीवेक का फुल फॉर्म, यूनिवेक का फुल फॉर्म आपको याद रखना। और क्या क्या है? IM701 IP, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब, आपको याद रखना है पंच कार्ड, आपको याद रखना है टाइम पीरियड, आपको याद रखना है एनिक क्या है हमारे पास? फर्स्ट कंप्यूटर। किसने बनाया है? JP एटकस या फिर JW मोची। आगे मैं बात करूं यूनिवेक, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर तो एनिक है, बनाया किसने? JP एटकस और JW। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारा पहला जनरल पर्पस अगर एग्जाम में लिखा रहे क्लियर कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, तो आप लोग फिर क्या लगाओगे? यूनिवेक। जनरल पर्पस का मतलब जो हमारे जनरल काम होते हैं उनके लिए जो कंप्यूटर हमारा पहले बना था उसका नाम क्या है? यूनिवेक। चलिए अब मैं आता हूं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या है मेरे पास? ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा ST है ना, S मतलब सेकंड, T मतलब ट्रांजिस्टर। और सेकंड जनरेशन में जो मेरे पास टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो हमारे पास क्या है? ट्रांजिस्टर। लैंग्वेज यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेमोरी क्या थी? पहले जनरेशन में पंच कार्ड था और दूसरी में हमारे पास क्या आई? मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। स्पीड क्या है? ये थोड़े से हमारे फास्ट हुए, पहले माइल सेकंड में चल रहा था, अब माइक्रो सेकंड में चल रहा है। इसका इसमें नाम क्या है? हनीवेल, IBM, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। सेकंड जनरेशन की कुछ लैंग्वेजेस के नाम भी आपको याद रखने हैं। फोटोन, फोटोन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का मतलब, कोबोल में बात करूं, फोटोन में बात करूं, एल्गोल में बात करूं, ये सारी की सारी क्या है? सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, फोटोन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल का मतलब कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एल्गोल, इसका मतलब होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन से पहला तो याद रखना ट्रांजिस्टर। फोटोन, कोबोल, एल्गोल कब आया? सेकंड जनरेशन में। इनके फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है। मेमोरी हमने क्या यूज की यहाँ पर? मैग्नेटिक टेप। फिर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने यूज क्या किया? टाइम पीरियड तो 1964 1971 सामने आपको स्लाइड पे दिख रहा है। और ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये भी मैं आप लोगों के साथ आने वाले समय में शेयर कर दूंगा। थर्ड जनरेशन में मेनली हम लोगों ने यूज किए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। बेटर क्या होगा आप लोगों के साथ? जब भी आप मेरे वीडियोस देखें, आप जो मेरी स्लाइड है इसकी फोटो लेके अपने पास रखें, जिसको कि कहीं पर भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने यूज की आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और दूसरा, पहली बार फर्स्ट जनरेशन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था। क्या यूज किया? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली बार कब हमने यूज किया? थर्ड जनरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? जो तीन कंपोनेंट है यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन तीनों में सामंजस्य बनाना। कहने का मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको काम कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ नेता बनना है। अब जो नेता बने उसको क्या करेंगे? नेता बना देते हैं। जिसको नेता बनना है उसको क्या करो? नेता बना दो। चलिए, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पहली बार किस जनरेशन में यूज किया गया? थर्ड जनरेशन में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कीबोर्ड माउस कब यूज किए गए पहली बार, तो आप बताइएगा कि कीबोर्ड माउस या ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। टेक्नोलॉजी हम लोग क्या यूज करते हैं? आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस लैंग्वेज में भी, इस जनरेशन में भी मैं किसकी बात करता हूँ? फोटोन हो गया। बेसिक का फुल फॉर्म, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस, कोड। कोबोल की बात करूं, जैसे पहले मैंने बताया, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। चलिए, इस तरह की कई सारी लैंग्वेजेस हमारी है। मेमोरी की बात करें तो इसमें भी मैग्नेटिक टेप, ये थोड़े से और फास्ट हुए। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं?
नैनो सेकंड की बात कर रहे हैं। और यहाँ से एक नाम आपको याद रखना है, आईसी किसने इन्वेंट किया है, जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट है किसने इन्वेंट किए, दो नाम याद रखना है, रॉबर्ट नाइस और जैक किल्वी। क्या याद रखोगे, रॉबर्ट नाइस, और दूसरा नाम हमारे पास क्या है, जैक किल्वी। अगर शक्तिमान देखा होगा तो किल्विस का नाम आप लोगों को याद आया होगा। चलिए, तो आईसी किसने बनाया है, रॉबर्ट नाइस, जैक किल्वी में। इसके बाद हमारी जो चौथी जनरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने क्या यूज किए, माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज किया मैंने फोर्थ जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या है, वीएलएसआई। और वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होगा वीएलएसआई का फुल फॉर्म, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए, फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या है मेरे पास, माइक्रो प्रोसेसर या वीएलएसआई। क्या यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अभी तक मैं किसकी बात कर रहा था, या तो मैं लो लेवल की बात कर रहा था या मैं हाई लेवल की बात कर रहा था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में हम लोग किस पे आ गए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आ गए। और क्या क्या, पर्ल आपको दिख रहा है, पीएचपी दिख रहा है, पाइथन आपको दिख रहा है, रूबी आपको दिख रहा है, एसक्यूएल दिख रहा है। और फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, सेमी कंडक्टर। मेनली सेमी कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, दो प्रकार के। पहला हमारे पास क्या है, जर्मेनियम, दूसरा हमारे पास क्या है, सिलिकॉन। एक शहर का नाम भी है सिलिकॉन वैली। अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। और हमारे कंप्यूटर में जो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है उस सेमीकंडक्टर का नाम क्या है, सिलिकॉन। जर्मेनियम हम कंप्यूटर के लिए यूज नहीं करते थे। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो और हमारे फास्ट हुए। फोर्थ जनरेशन को बोला जाता है, फोर्थ जनरेशन से क्वेश्चन आता है, पीसी रेवोल्यूशन, पर्सनल कंप्यूटर की जो क्रांति आई थी वो किस जनरेशन में आई है, फोर्थ जनरेशन में आई है। यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या यूज करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम शेयरिंग, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जितने भी जीयूआई टेक्नोलॉजी हमारी आई है वो सभी किस में आई, फोर्थ जनरेशन। एट लास्ट अगर मैं 1980 की बात करूं तो आज के टाइम में जिस जनरेशन में वो हमारी क्या है, फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, एआई। और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं यूएलएसआई। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या इसका टेक्निकल नेम हमारे पास क्या है, एआई। और एआई का आर्टिफिशियल नेम, तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद मेमोरी की बात करूं तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल मेमोरी पे आ गए। कंप्यूटर की हम बात करें, डेस्कटॉप, नेटवर्क, नोटबुक कंप्यूटर, हमारे अल्ट्राबुक, हमारे मोबाइल फोन, सब किसके अंदर आए, ये सारे के सारे हमारे आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। एक आपसे पूछा जाता है फिफ्थ जनरेशन की प्योर लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मरकरी याद रखिएगा। प्रोलॉग का फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या आया, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या आया, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में हमने किसकी बात की, माइक्रो प्रोसेसर की। पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, 4004। कौन बनाता है माइक्रो प्रोसेसर, कई सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन नॉर्मली क्या है, इंटेल। इंटेल ने पहला हमारा क्या बनाया था, माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं, लेटेस्ट प्रोसेसर पर भी क्या यूज कर रहे हैं, इंटेल i7 फैमिली हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए, फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की मैं बात करूं तो हमने क्या यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर का दूसरा नाम क्या, वीएलएसआई, या वीएलएसआई का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ, फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में मैं आप लोगों से बात करता हूँ एआई की। और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या एआई का दूसरा नाम क्या है, यूएलएसआई। और यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए, तो ये जनरेशन से आपको याद रखना है, नॉर्मली फर्स्ट में क्या यूज था, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ जनरेशन में क्या है। पहली बार कीबोर्ड या माउस की जनरेशन में या ऑपरेटिंग सिस्टम की जनरेशन में यूज किया, थर्ड जनरेशन में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की क्रांति कब आई, फोर्थ जनरेशन में आई। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखना है। जो मेरी स्लाइड है, जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, और इनको आपको देखते रहना है। ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है आने वाले समय में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए, आगे मैं बात करूं, जब मैं आप लोगों से कंप्यूटर की बात कर रहा था, मैं दोबारा पहली स्लाइड पे आता हूं। मैंने आप लोगों से क्या बात करी कि हम अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में तीन कंपोनेंट, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फर्दर हार्डवेयर कितने पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं, तीन पार्ट में। तो पहले आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इनपुट डिवाइस की। और अगर मैं आप लोगों से इनपुट डिवाइस की बात करूं तो देखिए, पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में क्या होगा, माउस। कीबोर्ड और माउस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिवाइस।
प्राइमरी इनपुट डिवाइस। फिर हमारे पास क्या है, स्कैनर आपने देखा होगा, जॉयस्टिक जो गेम वगैरह खेलने में काम आता है, लाइट पेन आप लोगों ने देखा होगा, माइक्रोफोन आप लोग कान में, जो अभी मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है किसके थ्रू पहुंच रही है, माइक्रोफोन के थ्रू। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या एक रीडर, सॉरी एक हमारे पास होता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो पेंसिल से गोले लगाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हमारा MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये कहाँ देखता है, बैंक के जो चेक होते हैं उन पे जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, MICR। डिजिटल कैमरा, स्टीयरिंग व्हील, लाइट गन, टच पैड, टच स्क्रीन, VR, वेबकैम, बायोमेट्रिक्स, ये सारे के सारे क्या है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद में आप लोगों से बात करूं आउटपुट डिवाइस की, तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार, प्रोजेक्टर और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो दोनों तरीके से काम करते हैं, इनपुट एज वेल एज आउटपुट। जो डिवाइस दोनों तरीके से काम करे उनके कुछ नाम, मॉडम, मॉडम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। अगर मैं बात करूं, पूछा जाता है आपसे NIC या नेटवर्क कार्ड की, आपसे बात करते हैं हम टच स्क्रीन की, हमारे फोन की जो टच स्क्रीन है ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों तरीके से काम करते हैं। हेडसेट, कार में जो हेडफोन लगाते हो, गाने भी सुनते हो, उसमें माइक होता है जिससे आप बात भी करते हो या फिर माइक्रोफोन की तरह भी यूज करते हो। फैक्स, फैक्स का फुल फॉर्म फैक्सिमाइज मशीन, ये भी हमारा इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों तरीके से काम करता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फैक्स का फुल फॉर्म, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फैक्सिमाइल मशीन, या हम इसको क्या बोलते हैं, टेली कॉपिंग। यूपीएस, यूपीएस का मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, लाइट चले जाए उसके बाद भी बिना रोके टोके जो आपके कंप्यूटर को बिजली प्रोवाइड कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूपीएस बोलेंगे। तो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको सारी चीजें ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक इस पूरे 1 घंटे की क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरी सारी बातें ध्यान से सुनिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप मेरे पे विश्वास करिए। ये सारी की सारी चीजें मैंने सारे पेपर लगाने के बाद सारा कंटेंट मैंने आपको तैयार किया है। आप मेरे सारे वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली आप CPCT में जो 48 नंबर का मैं आपसे प्रॉमिस करके चल रहा हूँ वो आपके 48 मार्क्स आएंगे। लेकिन कब, जब आप रेगुलरली मेरे सारे वीडियो को देखें। आप मेरे प्रोत्साहन के लिए, जिससे कि मुझे एनर्जी मिले, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब किए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास आपको कल मिलेगी 8 o'clock। थैंक यू, अलविदा, बाय बाय।